बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज रिवीजन ऑफ एस्फिक्सियल डेथ। इस वीडियो के अंदर हम एस्फिक्सिया को रिवाइज करने वाले हैं। ठीक है, वैसे देखा जाए तो एस्फिक्सिया वाला टॉपिक ट्रॉमेटोलॉजी के साथ कंबाइन किया जाता है। एग्जाम में जो एससीक्यू आता है ट्रॉमेटोलॉजी वाले टॉपिक में, तो उसमें एस्फिक्सिया वाला टॉपिक भी आ जाएगा। ठीक हो गया। सबसे पहले आपको मैं स्कीम ऑफ स्टडीज़ दिखा देता हूँ या टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन दिखा देता हूँ कि जो ट्रॉमेटोलॉजी है, ट्रॉमेटोलॉजी के अंदर ही एस्फिक्सिया और ट्रॉमेटोलॉजी के अंदर ही ड्रॉनिंग आ जाते हैं। और वहाँ से तकरीबन एक एससीक्यू आना है ट्रॉमेटोलॉजी से और 9 एमसीक्यू आने हैं। जो पाकिस्तान का लीगल सिस्टम है, लॉ है, फोरेंसिक साइकियाट्री, वहाँ से भी कैसे क्यों आना है, थैनाटोलॉजी से भी कैसे क्यों आना है, पर्सनल आइडेंटिटी प्लास्टिकोलॉजी से भी कैसे क्यों आना है, टॉप्सी से भी कैसे क्यों आना है, सेक्सोलॉजी से भी कैसे क्यों आना है और टॉक्सिकोलॉजी से 3 ऐसे क्यों आने हैं। तो आप इस स्कीम ऑफ स्टडी को देख के ही आप तैयार करना। सही हो गया। तो एस्फिक्सिया एक ऐसे क्यों आना है, वो भी ट्रॉमेटोलॉजी से। और मैं आपको एक बात बता देता हूँ, मोस्ट प्रोबेबली जो ऐसे क्यों आता है ट्रॉमेटोलॉजी से, वो या तो फायरआर्म इंजरी से आ जाएगा या जनरल ट्रॉमेटोलॉजी से आ जाएगा। एक ऐसे क्यों है, कहाँ कहाँ से निकालेंगे। तो एस्फिक्सिया से पहले बात, टू बी ऑनेस्ट, यहाँ से ऐसे क्यों आने के चांसेस बहुत कम होते हैं, लेकिन इस टॉपिक से 3 या से 4 एमसीक्यू आ जाते हैं। ठीक है, और इस टॉपिक में से वाइवा क्वेश्चंस या ओस्पी के कुछ स्टेशंस वगैरह, सफोकेशन से, हैंगिंग से डेथ हुई है, ओस्पी के स्टेशन, वाइवा और 3 से लेकर 4 एमसीक्यू इस टॉपिक में से आ सकती है। तो ठीक हो गया। तो आपको मैंने इस टॉपिक की वेटेज भी बता दिया है। एस्फिक्सिया, साइनोसिस, एनॉक्सिया, हाइपोक्सिया, ये 4 वर्ड्स ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग होते हैं। इस चैप्टर के अंदर इतनी मरतबा रिपीट हो गए तो आपको अच्छा वाला कॉन्सेप्ट आना चाहिए इनका। ठीक हो गया। तो स्टार्ट करते हैं एस्फिक्सिया से, लेकिन आपने क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करना है। थोड़ी सी मेरी आवाज़ भी ख़राब हो गई है, गला ख़राब हो गया है। मैंने आज 10 वीडियोज़ अपलोड करनी थी संडे के दिन, लेकिन गला ख़राब हो गया है, तो अभी भी मैं मेडिसिन लेके वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। एस्फिक्सिया ग्रीक वर्ड है। ए का मुराद होता है नेगेटिव और फेक्सिया का मतलब है पल्स। लिटरली मीनिंग होता है ए पल्सनेस, ये पल्स नहीं आ रही, या उसको लाइफलेसनेस भी बोलते हैं। अब एनॉक्सिया के अंदर आपने हमारी बॉडी या टिश्यूज की तरफ ऑक्सीजन सप्लाई को डिस्टर्ब कर देना है, और यहाँ पे जो एब्नॉर्मेलिटी होगी वो लंग्स के लेवल के ऊपर होगी। एक बात आपको पहले बता दो कि हाइपोक्सिया का मतलब है कि टिश्यू को ऑक्सीजन रिलेटिवली कम मिल रही है, लेकिन हाइपोक्सिया की आगे मजीद 4 टाइप्स होती है। एक होती है हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया या एनॉक्सिक हाइपोक्सिया, एक होती है एनीमिक हाइपोक्सिया, स्टैग्नेंट हाइपोक्सिया और हिस्टोटॉक्सिक हाइपोक्सिया। अगर मैं शॉर्ट करना चाहूँ, हाइपोक्सिया का मतलब होता है टिश्यू की तरफ ब्लड की ऑक्सीजन सप्लाई कम जा रही है। ठीक है, लेकिन अगर ब्लड में ऑक्सीजन आ नहीं रही, एंटर ही नहीं हो पा रही, तो उसको बोलते हैं एनॉक्सिक एनॉक्सिया या हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया का मतलब है ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी है, एनॉक्सिया का मतलब है ऑक्सीजन की एब्सेंस है। कहा जाता है कि ऑक्सीजन 100% एब्सेंस या एब्सेंट नहीं होती, तो एनॉक्सिया के बजाय हम हाइपोक्सिया का वर्ड ज़्यादा प्रेफरेबल करते हैं, लेकिन यहाँ पर एनॉक्सिया लिखा हुआ है। ठीक है, अगर ऑक्सीजन ब्लड के अंदर नहीं आ पा रही तो उसको बोलते हैं एनॉक्सिक एनॉक्सिया। ठीक है, मतलब कोई आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अंदर या कोई एटमॉस्फेरिक प्रेशर का कोई मसला है या लंग्स के लेवल के ऊपर मसला है। दूसरा एनीमिक हाइपोक्सिया। एनीमिक हाइपोक्सिया, एनीमिक एनॉक्सिया के अंदर ब्लड में ऑक्सीजन आ रही है, लेकिन ब्लड ऑक्सीजन को कैरी नहीं कर पा रहा, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी रिड्यूस्ड हो गई है, फॉर एग्जांपल अनीमिया। तीसरी कंडीशन ये है कि अब ब्लड कैरी भी कर पा रहा है लेकिन टिश्यू तक पहुंच नहीं पा रहा, स्टैग्नेंट हाइपोक्सिया, शॉक वगैरह में होता है। हिस्टोटॉक्सिक, टिश्यू तक ऑक्सीजन पहुंच रही है लेकिन वो उसको मेटाबोलाइज नहीं कर रहा, तो उसको बोलते हैं हिस्टोटॉक्सिक। ठीक हो गया। हिस्टोटॉक्सिक को मजीद 4 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर हिस्टोटॉक्सिक, पेरीसेलुलर, मेटाबॉलिक एंड सबस्ट्रेट। एक्स्ट्रा सेलुलर, यहाँ पर आपको कोई एंजाइम सिस्टम की डिस्टर्बेंस देखने को मिलती है जो ऑक्सीजन को टिश्यू के अंदर ट्रांसपोर्ट करवाता है, फॉर एग्जांपल कार्बोनिक एनहाइड्रेस वगैरह एंजाइम सिस्टम है। पेरीसेलुलर, जहाँ पे ऑक्सीजन टिश्यू की तरफ एक्सेस नहीं हो पा रही, ठीक है, पहुंच नहीं पा रही क्योंकि परमिएबिलिटी काफ़ी कम हो गई है, फॉर एग्जांपल फैटल एनेस्थीसिया, क्लोरोफॉर्म है। या ये हो सकता है कि जो टिश्यू के, यानी कहने का मतलब है कि जो मेटाबॉलिक एंड प्रोडक्ट है वो निकल नहीं पा रहे। ठीक है, मेटाबॉलिक एंड प्रोडक्ट की एक्युमुलेशन हो रही है तो उसको बोलते हैं मेटाबॉलिक, फॉर एग्जांपल यूरीमिया, हाइपरकैप्निया है, या सबस्ट्रेट के लेवल के ऊपर सबस्ट्रेट की डेफिशिएंसी है, इस्कीमिया है या हाइपोग्लाइसीमिया है। तो जब ऑक्सीजन ही नहीं है तो आप जब ग्लूकोज नहीं है तो आप ऑक्सीजन का क्या इस्तेमाल करोगे, तो उसको बोलेंगे सबस्ट्रेट। एक्स्ट्रा सेलुलर, पेरीसेलुलर, मेटाबॉलिक और सबस्ट्रेट। ठीक हो गया। ओके, तो ये तो 4 चीजें हो जाएगी। अब यहाँ पर एस्फिक्सिया किसके अंदर आता है, एस्फिक्सिया आता है इस कैटेगरी के अंदर, जिस तरह आपने डेफिनेशन देखा था कि आपने ऑक्सीजन की सप्लाई को कम कर देना, यानी जो एस्फिक्सिया है, हाइपोक्सिया या नॉक्सिया की टाइप होती है, लेकिन यहाँ पे जो प्राइमरीली जो मसला होगा वो लंग्स या लंग्स से ऊपर कुछ पड़ा हुआ होगा, बस किसी तरह से ऑक्सीजन को हमने लंग्स तक नहीं पहुंचाना, तो उसको बोलते हैं एस्फिक्सिया। ठीक हो गया। ओके,
तो ये होता है प्रॉपर डेफिनेशन। ओके, बाकी इसकी एडल्सन ने डिफाइन किया तो उसको छोड़ो आप। एनॉक्सिया का मतलब है कंप्लीट एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक हो गया। जबकि हाइपोक्सिया का मतलब है डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन। तो आपको मैंने इन सब का डिफरेंस बता दिया है। तो एनॉक्सिया हाइपोक्सिया भी आपके टाइप्स भी बता दिया। अब इस चैप्टर में मेन फोकस होगा वो एस्फिक्सिया, जिसमें आपने फेफड़ों तक आपने ऑक्सीजन को नहीं पहुंचाने देना, ठीक है। तो एस्फिक्सिया भी आगे 7 टाइप्स का होता है। पहला मैकेनिकल, डिपेंडिंग अपॉन जो ब्लॉकेज है, कौन रुकावट बन रहा है ऑक्सीजन की सप्लाई का। पहला मैकेनिकल, कोई मैकेनिकल फोर्स हो गया, वो मैकेनिकल फोर्स बाहर से भी लग सकती है या अंदर से भी लग सकती है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं मैकेनिकल एस्फिक्सिया, ठीक है। इसके बाद है पैथोलॉजिकल एस्फिक्सिया। पैथोलॉजिकल एस्फिक्सिया के अंदर कोई हमारी अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक और लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक, इनकी कोई पैथोलॉजी होगी। सॉरी, यहाँ पर जो पैथोलॉजी होगी वो अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक की होगी। किसकी होगी? अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक की, जिसमें ट्रैकियो ब्रोंकियल ट्री आ जाते हैं और लंग्स के पास ऑक्सीजन नहीं आ पा रही। टॉक्सिक एस्फिक्सिया, कुछ टॉक्सिक सब्सटेंस ऑक्सीजन की अपटेक को ब्लॉक कर रहे हैं या लंग्स ऑक्सीजन को उठा नहीं पा रहे। फॉर एग्जांपल इंडस्ट्रियल एनवायरनमेंट के अंदर ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होती है, ठीक है। या ये भी हो सकता है कि हमारे रिस्पायरेटरी मसल की पैरालिसिस है। आइट्रोजेनिक, अगर मेडिकल इंटरवेंशन है, ठीक है, कि हमारी जो रिस्पायरेटरी मसल है 1 सेकंड पैरालाइज हो गया मेडिकल इंटरवेंशन की वजह से, कोई फिजिशियन की वजह से, तो उसको बोलते हैं आइट्रोजेनिक, एनेस्थीसिया की वजह से होता है। एनवायरमेंटल एस्फिक्सिया, कि एनवायरमेंट में ऑक्सीजन है ही नहीं, जैसे हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर, माउंटेन के ऊपर, या कोई बंदा कुएं के अंदर गिर गया, ड्राउनिंग होती है, तो ड्राउनिंग में भी आपको एस्फिक्सिया डेथ देखने को मिलती है। पोजिशनल एस्फिक्सिया, अगर नेक की फोर्सफुल फ्लेक्शन होगी तो ट्रैकिया ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगा, ट्रैकिया की ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से आपको एस्फिक्सिया देखने को मिलता है। सेक्सुअल एस्फिक्सिया, ठीक है, कि जो इसको ऑटो इरोटिक भी बोलती है एस्फिक्सिया, ठीक हो गया, कि इसमें जो होता है, जो सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन होती है वो एस्फिक्सिया करवाने से होती है। जब बंदा गला घोटता है तो उसको सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन फील होती है, ठीक हो गया। या वो अपने आप को प्लास्टिक वगैरह, शॉपर वगैरह अपने आप पर डाल लेता है, तो अगर वो पॉलीथाइलिन या शॉपर वगैरह को ना हटा सके, यानी थोड़ा बहुत एस्फिक्सिया करवाना होता है, क्योंकि उसके बगैर उनको सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन अटेन नहीं होती। लेकिन अगर वो पॉलीथाइलिन कवर को ना हटा पाए तो सेक्सुअल एस्फिक्सिया की वजह से डेथ हो सकती है, ठीक है। सॉरी। अब हम स्टेजेस ऑफ एस्फिक्सिया के, एस्फिक्सिया के 3 पैथोलॉजिकल स्टेजेस होती है। कि शुरू में क्या होगा, शुरू में अगर किसी का गला घोट रहा है एग्जांपल, तो पहले इंस्पिरेटरी डिस्निया होगा, यानी पहले ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होगी। जब ऑक्सीजन नहीं आ पा रही होगी तो बंदा सांस लेने की बहुत कोशिश करेगा, सांस अंदर लेने की कोशिश करना, उसको इंस्पिरेटरी डिस्निया। लेकिन इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड जमा होती रहेगी, क्योंकि प्रॉपर एस्फिक्सिया की वजह से एक्सचेंज नहीं हो पा रही। जब कार्बन डाइऑक्साइड की एक्यूमुलेशन होगी तो बंदा बाहर निकालने की ज़्यादा कोशिश करेगा, तो उसको बोलते हैं एक्सपायरेटरी डिस्निया। और फाइनली रिस्पायरेटरी मसल की पैरालिसिस हो जाती है। इंस्पिरेटरी डिस्निया के अंदर जो होती है, ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाती है ब्लड के अंदर, और उसकी बंदा एंशियस हो जाता है, उसकी ब्रीथिंग काफ़ी रैपिड होती है, जिसको टैकेपनिया बोलती है, डीप होती है, एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है, पल्स एक्सेलरेटेड होती है, और फेस काफ़ी ब्लू हो जाता है। अच्छा, साइनोसिस क्या होता है? साइनोसिस ये होता है कि जब ब्लड के अंदर ऑक्सीजन नहीं आ पाएगी तो ब्लड के अंदर ऑक्सी हीमोग्लोबिन का लेवल कम होगा, डीऑक्सी हीमोग्लोबिन का लेवल ज़्यादा होगा। डीऑक्सी हीमोग्लोबिन की वजह से टिश्यू का ब्लू टिंज हो जाएगा, तो उसको बोलते हैं साइनोसिस। और आपने वार्ड्स में पढ़ा होगा कि साइनोसिस पेरिफेरल भी होती है और सेंट्रल भी होती है। अब एक्सपायरेटरी डिस्निया की बात करते हैं। एक्सपायरेटरी डिस्निया के अंदर मेन कॉज होगा कार्बन डाइऑक्साइड की रिटेंशन होगी, ठीक है, और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उनकी स्टैग्नेशन होगी। इसके अंदर बंदा की कॉन्शियसनेस खत्म हो रही होती है, लेबर्ड ब्रीथिंग होती है, स्पैस्मोटिक ब्रीथिंग होती है। इसमें भी साइनोसिस और ज़्यादा अपीयर होना शुरू हो जाती है। लास्ट है रिस्पायरेटरी पैरालिसिस। अगर फाइनली हमारे जो मेडुलरी सेंटर होता है, रिस्पायरेटरी सेंटर, उसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो उसकी पैरालिसिस हो जाएगा, और इसमें बंदा कंप्लीट अनकॉन्शियस हो जाएगा, ब्रीथिंग शैलो हो जाएगी और इनफ्रीक्वेंट हो जाएगी, तमाम मसल लॉस्ट हो जाएगी, मसल्स लॉस्ट नहीं हो गए, रिफ्लेक्सेस लॉस्ट हो जाएंगे, मसल्स फ्लैसिड स्टेट में चले जाएंगे। एस्फिक्सिया का कॉज क्या होता है? ठीक है, एस्फिक्सिया का कॉज होता है या तो हमारे डिजीज है सर्कुलेटरी सिस्टम का, या रिस्पिरेटरी सिस्टम का, या रिस्पिरेशन के साथ इंटरफेरेंस होती है, ठीक है। लेकिन आप सिर्फ इसको देख लेना, अभी हम इसकी तरफ नहीं आ पा रहे। अब एस्फिक्सिया में कुछ एनाटॉमिकल चेंजेस होती है, कुछ बायोकेमिकल चेंजेस होती है, कुछ फिजियोलॉजी होती है, कुछ पैथोलॉजी होती है। पहले एनाटॉमी ऑफ एस्फिक्सिया देखते हैं। वो कौन से स्ट्रक्चर्स होते हैं जो हमारे नेक के अंदर जो एस्फिक्सियल डेथ करवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल रूट ऑफ टंग है, रूट ऑफ टंग ये हमारे ऑब्स्ट्रक्शन करवा सकते हैं फेरिंग्स की, हाइवाइड बोन है इसके फ्रैक्चर भी करवा सकता है, लैरिंग्स है, फेरिंग्स है, यानी पैसेज वे, ठीक है। अब एस्फिक्सिया के अंदर क्या बायोकेमिकल, क्या फिजियोलॉजिकल, क्या पैथोलॉजिकल चेंजेस आती है। बायोकेमिकल चेंजेस क्या होगा, ऑक्सीजन पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन कम हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो जाएगा, डिक्रीज इन ब्लड पीएच कम हो जाएगा, एनारोबिक मेटाबॉलिज्म की वजह से इंक्रीज इन ब्लड शुगर लेवल। इसकी वजह ये बताते हैं कि सोडियम पोटेशियम एटीपी स्पम की एक्टिविटी ज़्यादा होना
शुरू हो जाती है और आपको ये भी पता होता है कि थोड़ा बहुत यहाँ पर सोडियम और पोटेशियम आयन की रिप्लेसमेंट है। लास्ट वाले 2 पॉइंट्स हैं काफ़ी पैराडॉक्सिकल है, लेकिन आप इसको याद कर लेना। अब फिजियोलॉजी ऑफ एस्फिक्सिया, ठीक है? फर्स्ट स्टेज ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन, सेकंड स्टेज ऑफ डिस्निया, थर्ड स्टेज ऑफ एक्सॉशन है और कुछ पैथोलॉजी ऑफ एस्फिक्सिया कि एस्फिक्सिया के अंदर क्या पैथोलॉजिकल चेंजेस आती है और क्या फिजियोलॉजिकल चेंजेस आती है। फिर हम चलेंगे मैकेनिकल एस्फिक्सिया, ठीक है? और इसकी बहुत सारी टाइप्स होती है। तब तक उम्मीद है कि आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा। लाइक नहीं किया तो प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ करके जाना। अब फर्स्ट स्टेज ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन, एस्फिक्सिया की पहली स्टेज को नाम कहते हैं ऑब्स्ट्रक्शन। अब एस्फिक्सिया की वजह से ब्लड के अंदर ऑक्सीजन लेवल कम हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड लेवल ज़्यादा हो जाएगा। जब ऑक्सीजन का लेवल कम होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल ज़्यादा होता है, तो वो रिस्पिरेटरी सेंटर को स्टिमुलेट करवाता है कि हमारे कीमो रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाती है। रिस्पिरेटरी सेंटर के स्टिमुलेशन की वजह से रेट एंड डेप्थ ऑफ ब्रीथिंग दोनों की दोनों बढ़ जाती है, ठीक है? ओके। और जब हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन लेवल ना आ रहा हो, डीऑक्सी-हीमोग्लोबिन का लेवल ज़्यादा हो जाएगा। जब वो 5 ग्राम से ज़्यादा हो जाए तो वो साइनोसिस करवा देता है। सेकंड स्टेज ऑफ डिस्निया, ठीक है? डिस्निया बोलते हैं साइनोसिस डीपन होना शुरू हो जाता है। जैसे-जैसे बंदा पूरी कोशिश करता है कि उसको सांस आ जाए लेकिन नहीं आता, तो साइनोसिस और ज़्यादा आना शुरू हो जाता है। नेक वेन की एनगॉर्जमेंट हो जाती है, फेस की कंजेशन होना शुरू हो जाती है और बंदे की कॉन्शसनेस आहिस्ता-आहिस्ता खत्म होती रहती है। ठीक हो गया? ओके। और फाइनली थर्ड स्टेज के अंदर बंदा एग्जॉस्ट होके मर भी सकता है। पैथोलॉजी ऑफ एस्फिक्सिया कि एस्फिक्सिया के अंदर क्या-क्या पैथोलॉजिकल चेंजेस आती है। पहला साइनोसिस, दूसरा कंजेशन, तीसरा एडिमा, चौथा पेटिचुअल हेमरेज जिनको कार्डियोस्पोर्स बोलते हैं, पांचवा फ्लूइडिटी ऑफ ब्लड्स है। तो ये 5 पैथोलॉजिकल चेंजेस है। साइनोसिस की तो रीजन मैंने बता दिया है। कंजेशन किस वजह से होता है? जब ऑक्सीजन लेवल डिमिनिश हो जाएगा, ठीक है, तो टिश्यू का क्या होगा? इस्कीमिया यानी इस्कीमिया होगा। इस्कीमिया की वजह से न्यूट्रिएंट नहीं आ पाएंगे। तो इन शॉर्ट क्या होगा? इस्कीमिया होगा, ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो गई या हाइपोक्सिया हो गया। हाइपोक्सिया हो गया तो फिर टिश्यू एनारोबिक मेटाबॉलिज्म की तरफ चलेगा। एनारोबिक मेटाबॉलिज्म की वजह से वेसोडाइलेटर मेटाबोलाइट्स प्रोड्यूस होते हैं। वो वेसोडाइलेटर मेटाबोलाइट्स वेसोडाइलेशन करवा देते हैं। अब उस वेसोडाइलेशन की वजह से आपको क्या देखने को मिलेगा? कंजेशन देखने को मिलती है, ठीक है? ठीक हो गया? ओके। यानी जो एनगॉर्जमेंट ऑफ ब्लड वेसल्स है, स्पेसिफिकली वीनस साइड के, तो उसको क्या बोलते हैं? कंजेशन बोलते हैं। एडिमा भी देखने को मिल सकता है, ठीक है? कंजेशन होती है ब्लड वेसल की और जितना ज़्यादा फ्लूइड ब्लड वेसल में आएगा उतना ज़्यादा लीक आउट कर जाएगा और जितना ज़्यादा लीक आउट करेगा हाइपोक्सिया की वजह से उतना ज़्यादा एडिमा हो जाएगा। फॉर एग्जांपल पल्मोनरी एडिमा या ब्रेन का एडिमा, पेटिशियल हेमरेज है, ठीक है? अब जितना ज़्यादा कैपिलरीज की तरफ या माइक्रो सर्कुलेशन की तरफ ब्लड फ्लो आ रहा है तो वो उतना ज़्यादा कैपिलरीज को कंप्रेस करेगा। जितना ज़्यादा कैपिलरीज को कंप्रेस करेगा उतना ज़्यादा कैपिलरी के रप्चर होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। तो जो छोटे-छोटे माइन्यूट स्मॉल पिन हेमरेजेस होते हैं उनको कार्डियोस्पोर्स बोलते हैं या उसके पेटिशियल हेमरेज कहते हैं। एक्सटर्नली ये स्किन के ऊपर होते हैं, फॉर एग्जांपल नेक पे और आईज पर, कंजक्टिवा पर। इंटरनली म्यूकस मेम्ब्रेन, स्काल्प, सब पेरिकार्डियल और सब पेटिशियल साइड्स के ऊपर होते हैं। ये उन जगह के ऊपर होते हैं जहाँ पे कैपिलरीज रिलेटिवली लेस सपोर्टेड होती है, फॉर एग्जांपल फेस में, कंजक्टिवा में, हार्ट में और लंग्स में, ठीक है? ओके। और अगर आपको पेटिशियल हेमरेज देखने को मिले अबव द लाइगेचर मार्क, लाइगेचर मार्क क्या होता है? फॉर एग्जांपल ये सपोज करो कि कोई ह्यूमन है और उसकी गिरफ्त जो पट्टा बांधा हुआ है जिसकी वजह से उसकी डेथ हो गई है, ठीक है, एस्फिक्सिया की वजह से, तो उसको बोलते हैं लाइगेचर मार्क। तो लाइगेचर मार्क से ऊपर अगर आपको पेटिशियल हेमरेज देखने को मिले और उसके नीचे ना देखने को मिले, इसका मतलब उसको किसी ने दबाया है, कंप्रेस किया है, ठीक है? कंप्रेस करने की वजह से नीचे तो कोई पेटिशियल हेमरेज नहीं होगा लेकिन ऊपर आपको पेटिशियल हेमरेज हो जाएगा। ठीक हो गया? ओके। जो पेटिशियल हेमरेज है ये किसी और कंडीशन की वजह से भी आ सकता है, ना सिर्फ एस्फिक्सिया बल्कि ये थ्रोम्बोसाइटोपेनिक पुरपुरा में, स्कर्वी में, पॉइजनिंग में, हीमोफीलिया में, इलेक्ट्रिक शॉक वाले केस के अंदर भी हमें पेटिशियल हेमरेज देखने को मिलता है, ठीक है? कोरोनरी थ्रोम्बोसिस के केस कहते हैं ड्राउनिंग के केस में कोरोनरी थ्रोम्बोसिस नहीं होता, इस पॉइंट को भी आप याद रख लेना। फ्लूइडिटी ऑफ ब्लड कहते हैं कि जो ब्लड की जो फ्लूइडिटी बढ़ जाती है ड्यू टू इंक्रीज फिब्रिनोलाइसिन कंपोनेंट, बस इसे याद रख लेना, एमसीक्यू में आ जाएगा। एस्फिक्सिया की जो मेजर टाइप है मैकेनिकल एस्फिक्सिया। अगर आपने रिस्पिरेटरी ट्रैक को ब्लॉक करना है, चाहे वो आप बाहर से करो चाहे अंदर से करो, तो उसको बोलते हैं मैकेनिकल एस्फिक्सिया। तो मैकेनिकल एस्फिक्सिया के अंदर आपने रिस्पिरेटरी ट्रैक को, फॉर एग्जांपल ये रिस्पिरेटरी ट्रैक है, आपने बाहर से या अंदर से किसी तरह से उसको ब्लॉक कर देना, क्या हमारे लंग्स को ऑक्सीजन ना मिले या कार्बन डाइऑक्साइड बाहर ना निकले, तो उसको बोलते हैं मैकेनिकल एस्फिक्सिया। मैकेनिकल एस्फिक्सिया की मजीद आगे क्लासिफिकेशन या तीन क्लास के अंदर डिवाइड कर देते हैं। पहला है ब्लॉकेज ऑफ एक्सटर्नल ओपनिंग, कि अगर हम एक्सटर्नल ओपनिंग को ब्लॉक करते हैं, फॉर एग्जांपल नोज और माउथ को, उसको सफोकेशन बोलते हैं। दूसरा केस है कि आप अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक को ब्लॉक करो, ट्रैकियोब्रोंकियल ट्री वगैरह, ठीक है? और तीसरा ये है कि आप बॉडी को या चेस्ट को कंप्रेस करो, जिसको ट्रॉमेटिक एस्फिक्सिया बोलते हैं। नंबर 1 है सफोकेशन, जिसके अंदर आप नोज और माउथ को ब्लॉक करते हो। डिपेंडिंग अपॉन आपने क्या मैकेनिज्म यूज़ किया, तो सफोकेशन को मजीद 4 में डिवाइड करते हैं: स्मूथनिंग, गैगिंग,
इसके बाद ओवरलैपिंग है और लास्ट है सेक्सुअल एस्फिक्सिया। जबकि ब्लॉकेज ऑफ अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट डिपेंडिंग अपॉन आपने अंदर से किया है बाहर से किया है। अगर अंदर से किया है तो उसको चोकिंग बोलते हैं, बाहर से किया है तो उसको मजीद दो में डिवाइड करते हैं, स्ट्रैंगुलेशन और हैंगिंग। अब मैं इन सबको एक्सप्लेन करूंगा। स्ट्रैंगुलेशन को मजीद दो में डिवाइड करते हैं, जैरोटिंग, लाइगेज स्ट्रैंगुलेशन, मैनुअल या थ्रॉटलिंग। ठीक है। लास्ट है कंप्रेशन ऑफ बॉडी और चेस्ट। इस केस के अंदर जो हमारी रिस्पिरेटरी मसल है वो किसी काम की नहीं रहती। फॉर एग्जांपल कोई अब अगर बंदा कोई बैठा हुआ था तो उसके ऊपर कुछ छत वगैरह गिर गई है, ठीक है, या ठीक है, या कोई दरख्त वगैरह गिर गया, कोई लकड़ी गिर गई है उसकी चेस्ट के ऊपर और उसके रिस्पिरेटरी मसल्स की तरह काम नहीं कर पा रहे क्योंकि चेस्ट के ऊपर इतना ज़्यादा वेट है, तो उसको बोलते हैं कंप्रेशन एस्फिक्सिया या ट्रॉमेटिक एस्फिक्सिया। सबसे पहली टाइप है सफोकेशन एस्फिक्सिया। सफोकेशन, सफोकेशन के अंदर आपने एयर की ऑब्स्ट्रक्शन करवा देनी है, एयर पैसेज वे की ऑब्स्ट्रक्शन करवा देनी है, और लेकिन आपने यहाँ पर एयर की जो ऑब्स्ट्रक्शन करवानी है वो आपने एक्सटर्नल ओपनिंग को ब्लॉक करवा के करवानी है। एक्सटर्नल ओपनिंग माउथ और नोज होती है, ठीक है। इसको मजीद चार में डिवाइड कर देते हैं, स्मूथनिंग, गैगिंग, ओवरलाइंग एस्फिक्सिया एंड सेक्सुअल एस्फिक्सिया। स्मूथनिंग को हम बोलते हैं मैनुअल क्लोजर। दोनों को आपने ध्यान से समझना है, ठीक है। अब इसमें इन चारों में एक बात को माना, चारों है मैकेनिकल टाइप की, ठीक है, यानी आप मैकेनिकल फोर्स अप्लाई करोगे। लेकिन जो स्मूथनिंग होगा, स्मूथनिंग में आप ऑब्स्ट्रक्शन करोगे माउथ और नोज की बाय हैंड्स, या तो मुंह से। फॉर एग्जांपल ये बंदा है और ये इसका मुंह है, तो या तो मुंह से इसका गला यानी मुंह से इसके आप माउथ और नोज को कवर कर लोगे, नॉस्ट्रल्स को या ओरल कैविटी को, या तो ओरल ओपनिंग होती है, या फिर उसके मुंह में कोई कपड़ा ठूंस दोगे या प्लास्टिक बैग या कोई और दूसरे ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है, तो उसको बोलते हैं स्मूथनिंग, ठीक है, स्मूथनिंग। लेकिन जो गैगिंग होगी, गैगिंग में ऑब्स्ट्रक्शन होगी, लेकिन ऑब्स्ट्रक्शन में जो कपड़ा होगा वो मुंह के अंदर डाला हुआ होगा, इतना मुंह के अंदर डाला हुआ होगा कि इसने ओरोफेरिंक्स को जो बैक ऑफ थ्रोट है उसको भी ऑब्स्ट्रक्ट कर देगा। इस केस के अंदर जो कपड़ा होगा बाहर होगा। फॉर एग्जांपल इस केस में जो कपड़ा होगा बाहर होगा, लेकिन जो गैगिंग के केस में जो कपड़ा होगा उसकी मुंह के अंदर तक घुसा हुआ होगा, उसको गैगिंग बोलते हैं। तीसरा ओवरलाइंग एस्फिक्सिया। कभी कभार ऐसा होता है कि एक बच्चा है, एक बच्चे के जो जहाँ पे टांगे है दूसरे बच्चे का मुंह है, ठीक है, सारा है, तो दोनों एक दूसरे के ऊपर सोए पड़े होते हैं, तो एक बच्चे के टांगे दूसरे बच्चे के मुंह पर जा रही होती है, तो इसको बोलते हैं ओवरलाइंग एस्फिक्सिया, ठीक है, यानी इसकी वजह से भी बंदे की सांस घुट सकती है। लास्ट है सेक्सुअल एस्फिक्सिया। सेक्सुअल एस्फिक्सिया में जो सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन है वो एस्फिक्सिया की वजह से होती है, ठीक है। इसमें छोटे मोटे लाइगेशन वगैरह यूज़ कर सकती है, प्लास्टिक कवर यूज़ कर सकती है, तो ये सेक्सुअल या ऑटो इरोटिक होता है, इसका सेक्सुअल फेज से रिलेटेड रिलेशनशिप होता है। अब पहले देख लेते हैं स्मूथनिंग वगैरह को। स्मूथनिंग है जिसको मैनुअल क्लोजर बोलते हैं। कॉज ऑफ डेथ क्या होगा इन सब में? कॉज ऑफ डेथ एनॉक्सिक एनॉक्सिया की वजह से होगा, या हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया। ऑटोप्सी फाइंडिंग की तरह आपको कुछ भी नहीं आता तो आपने कंजेशन है, साइनोसिस है, एडिमा है, पेटिशियल हेमरेज है, फ्लूइडिटी, ये वाली जो चीज़ें हैं ना, ये वाली साइनोसिस, कंजेशन, एडिमा, पेटिशियल हेमरेज, फ्लूइडिटी, ये तो आपने ऑटोप्सी फाइंडिंग में लिखते ही जाना है, जो कि नॉन स्पेसिफिक फाइंडिंग होती है। नॉन स्पेसिफिक हर एक के अंदर आएगी, ये आपने हर एक के अंदर बता देनी है। फॉर एग्जांपल गैगिंग में भी आप लिख देना, ओवरलाइंग एस्फिक्सिया में भी लिख देना, आप सेक्सुअल एस्फिक्सिया में भी लिख देना, क्योंकि ये नॉन स्पेसिफिक होती है, हर मैकेनिकल एस्फिक्सिया के अंदर आती है। लेकिन जो इसकी स्पेसिफिक फाइंडिंग है, वो स्पेसिफिक फाइंडिंग क्या हो सकती है कि जो माउथ और नोज इसके अराउंड कोई ब्रूज देखने को मिल सकते हैं, एब्रियन देखने को मिल सकती है। ब्रूज और एब्रियन में क्या फर्क होता है? ब्रूज में जो एपिडर्मिस है वो इंटैक्ट रहती है, लेकिन एब्रियन के अंदर इंटैक्ट नहीं रहती। नेजल बोन फ्रैक्चर हो सकती है, टीथ भी टूट सकते हैं अगर ज़्यादा फोर्स अप्लाई किया, ठीक है, या स्पेसिफिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पोस्टमार्टम लिविडिटी वो भी डिपेंडेंट होता है। तो ये चार स्पेसिफिक फाइंडिंग आती है। गैगिंग, गैग नॉर्मली गैगिंग में क्या होता है, कपड़ा वगैरह उसके मुंह में ठूंस दिया जाता है, तो फिर डेथ हो जाती है, एस्फिक्सियल डेथ हो जाती है, क्योंकि जो स्लाइवा, म्यूकस, एडिमेटस फ्लूइड है वो मॉइस्चर कर देते हैं, और जो क्लोथ्स के पोर है, जो क्लोथ्स के जो छोटे छोटे सुराख होते हैं उसको भी क्लोज कर देते हैं, जिसकी वजह से सांस नहीं आती। अब कॉज ऑफ डेथ क्या होगा? पहला कॉज ऑफ डेथ तो एनॉक्सिक एनॉक्सिया है, लेकिन जब वो कपड़ा ठूसा हुआ होगा, फेरिंक्स के इतना अंदर ठूसा हुआ होगा, तो ये हमारे वेगल इनहिबिशन चलेगी, रिफ्लेक्स वेगल इनहिबिशन, ठीक है, यानी वेगल क्या कराएगी, हमारे हार्ट रेट को इतना ज़्यादा कम कर देगी कि ब्रेडिकार्डिया से डेथ हो सकती है, या रिफ्लेक्स लैरिंजियल स्पाज्म, लैरिंजियल मसल की कॉन्ट्रैक्शन की वजह से वंस अगेन एनॉक्सिक एनॉक्सिया की वजह से डेथ हो सकती है। ऑटोप्सी फाइंडिंग में वही नॉन स्पेसिफिक फाइंडिंग है, लेकिन स्पेसिफिक फाइंडिंग के अंदर आपने टंग की पोजीशन को नोट करना है। अगर टंग पीछे की तरफ गई हुई होती है, फोर्स बैक होती है, बाज़ वक़्त एपिलेप्टिक चोकिंग की वजह से होती है, तो इसमें जो टंग होती है वो ओरोफेरिंक्स को ऑब्स्ट्रक्ट कर देती है, तो इस केस के अंदर टंग के ऊपर बाइट मार्क्स होती है, ब्रूजेस वगैरह देखने को मिलती है, जो ऑब्जेक्ट गैगिंग के लिए यूज़ होती है वो ओरल कैविटी के अंदर आपको मिल जाएगी। ओवरलैंग एस्फिक्सिया में कोई खास बात नहीं है, बस ये बात लिखी है कि आपको नॉन स्पेसिफिक फाइंडिंग के साथ आपको फ्रैक्चर ऑफ फेशियल बोन देखने को मिलेगा। ऑटो इरोटिक की में भी आपको बताया कि ये भी इसमें सेक्सुअल फेज से रिलेटेड होता है। व्हाट इज द मेडिको लीगल एस्पेक्ट ऑफ सफोकेशन? आपको बताया कि जब भी मेडिको लीगल आएगा फोरेंसिक के अंदर तो आपने तीन चीज़ों का ख्याल रखना होता है।
सुसाइडल, होमिसाइडल एंड एक्सीडेंटल। ठीक है, तो सफोकेशन को भी हम 3 में डिवाइड कर देते हैं। नॉर्मली सुसाइडल खुद ही अपने आप को गला नहीं, वो तो चॉकिंग वगैरह में आ जाएगा, गला घोटने वाला मैं वर्ड नहीं यूज़ करता। सफोकेशन से बंदा खुद भी अपने आप को नहीं मार सकता, तो सुसाइडल ना होने के बराबर है। होमिसाइडल हो सकता है या फिर एक्सीडेंटल हो सकता है। पहले होमिसाइडल को देख लेते हैं। होमिसाइडल वाले में जो इन्फेंट्स होते हैं, तो वहाँ पे मोस्ट कॉमन मेथड इन्फेंटिसाइड का वो होता है स्मूथरिंग। स्मूथरिंग जिसको मैनुअल क्लोजर बोलते हो, कि आप उसके मुंह के ऊपर या उसकी नाक के ऊपर हाथ रख लेते हो, ठीक है, उससे आप मार देते हो। गैगिंग लेस कॉमन होता है। अडल्ट के अंदर चूंकि फिजिकल हेल्थ और एज मैटर करती है, ठीक है, तो ये अगर विक्टिम रिलेटिवली वीक है, ठीक है, या माजूर है, तो उस केस के अंदर आप सफोकेशन से आप उसको मार सकते हो। एक्सीडेंटल, ठीक है, खुदा ना खास्ता गलती से हो गया। अब इन्फेंट के अंदर जो नॉर्मली क्या होता है कि जो प्रोन पोजीशन है, प्रोन प्रोन का क्या, एक होती है सुपाइन। सुपाइन का मतलब होता है कमर के बल और प्रोन का मतलब पेट के बल। तो इस सफोकेशन है, ठीक है, कहते हैं ये भी इम्प्रोबेबल है, क्योंकि इसकी वजह से रिफ्लेक्स मूवमेंट हो जाती है थोड़ा बहुत एस्फिक्सिया के केस में। ओवरलैंग एस्फिक्सिया भी हो सकता है, या फीडिंग के दौरान भी इन्फेंट की डेथ हो सकती है, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा रेयर है। चिल्ड्रन के अंदर एक स्पेस मैन गेम हेलमेट के बाद अगर ऐसे होते हैं कि बच्चे के बड़े लोगों का हेलमेट वगैरह पहन लेते हैं, ठीक है, हेलमेट इतना ज़्यादा इनके फेस के ऊपर फिट आ जाएगा, ठीक है, और हेलमेट कहते हैं कि नॉर्मली कहते हैं अगर पॉलीथाइलिन वगैरह से बना हुआ होता है तो वो सफोकेशन करवा सकता होता है, और इसकी वजह से एस्फिक्सियल डेथ भी हो सकती है। अडल्ट के केस में जो प्लास्टिक बैग्स होता है फेस के अराउंड, वो भी एस्फिक्सिया करवा सकता है, स्पेसिफिकली ऑटो इरोटिक, क्योंकि अडल्ट के अंदर ऑटो इरोटिक या उसको बोलते हैं पैराफिलिया भी बोलते हैं, या सेक्सुअल एस्फिक्सिया बोलते हैं। तो यहाँ तक तो हमने सफोकेशन को कवर कर लिया है। नेक्स्ट पढ़ते हैं चॉकिंग को। ओके, चॉकिंग है, तो चॉकिंग भी एक मैकेनिकल एस्फिक्सिया है, लेकिन यहाँ पर आपने मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन होगी, वो एयर पैसेज वे के अंदर होगी, नोज और माउथ का कोई रिलेशनशिप नहीं होगा। जो होगी ना अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक होगी, उनकी ऑब्स्ट्रक्शन होगी, लेकिन कोई फॉरेन पार्टिकल्स होगा अंदर से ही ब्लॉक कर देगा। जैसे कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट है, किसी बच्चे ने कोई कॉइन निकल लिया, या कोई फ्रूट्स के छिलके थे, या टॉफीज था, कैंडीज था, सफेरिकल सॉलिड स्वीट्स थी, या कोई बॉलस ऑफ राइस पार्टिकल, या मछली का कोई कांटा था, या हड्डी थी, या कोई कपड़े वगैरह, कोई रुमाल वगैरह कुछ खा लिया, कागज वगैरह खा लिया, या कोई भी कभार टंग होती है जो एपिलेप्टिक शॉक में पोस्टीरियर फेरेंजियल वाल के ऊपर कोलैप्स कर जाती है, इसकी वजह से भी ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है, चॉकिंग वगैरह हो सकती है। मैकेनिज्म क्या होगा कि कोई भी ऑब्जेक्ट एयर पैसेजवे में गिरेगी तो वो वायलेंट कफिंग को स्टिमुलेट करती है, ठीक है, लेकिन अगर कफिंग रिफ्लेक्स इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है कि वो फॉरेन पार्टिकल को निकाल ना सके, तो चॉकिंग हो जाएगी। और आपने एक मैन्यूवर पढ़ा होगा, जो आपने सीपीआर वगैरह में पढ़ा होगा, आपने उसका बताना हेमलिच मैन्यूवर, ठीक है, हेमलिच मैन्यूवर चॉकिंग के लिए परफॉर्म करते हैं, ठीक है। अब चॉकिंग एंड द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट के अगर आपने ओक्लूजन करवानी है, ठीक है, इन ओक्लूडिंग जो, ठीक है, तो जो साइज ऑफ ऑब्जेक्ट है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, कि छोटा से छोटा ऑब्जेक्ट भी क्या करवा सकता है, रिफ्लेक्स स्पैज्म करवा सकता है, और इस रिफ्लेक्स स्पैज्म की वजह से एस्फिक्सियल डेथ हो जाती है। डेथ का मैकेनिज्म क्या, वही एनॉक्सिक एनॉक्सिया, वेगल इनहिबिशन और रिफ्लेक्स लैरिंजियल स्पैज्म होता है। डेथ 2 से लेकर 3 मिनट तक हो सकती है। टॉप्सी फाइंडिंग के अंदर आपको कोई ना कोई इंटरनल फाइंडिंग के अंदर आपको कोई ना कोई फॉरेन बॉडी मिलेगी, या फॉरेन ऑब्जेक्ट देखने को मिलेगा जो अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक की ऑब्स्ट्रक्शन करवा रहा है। अगर विक्टिम एपिलेप्टिक होगा तो आपने टंग को एग्जामिन करना है, ठीक है, तो टंग की आपने पोजीशन को और ये देखना है कि टंग के ऊपर ब्रूजेस होते हैं, बाइटिंग होती है, और जो टंग होती है ये पोस्टीरियर फेरेंजियल वाल के ऊपर मौजूद होगी अगर एपिलेप्टिक एस्फिक्सिया की वजह से डेथ हुई है। मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस वही आप 3 चीज़ें पढ़ते हो, एक्सीडेंटल, होमिसाइडल, सुसाइडल। जो चॉकिंग होती है नॉर्मली एक्सीडेंटल होती है, बच्चों में ज़्यादा कॉमन होती है, क्योंकि वो कहते हैं ना कि खाना खाते वक्त बोलना नहीं चाहिए, लेकिन बच्चे बहुत ज़्यादा बोलते हैं, हंसते हैं, तो खाना खाते वक्त वो अगर हंसते हैं, जोक वगैरह खेलते हैं, तो उनमें एक्सीडेंटल, सॉरी हंसने वाली बात नहीं थी। इसके अलावा यहाँ पर एक वर्ड लिखा हुआ कैफिक्रोनी, ठीक है। अब ये एक एक्सीडेंटल चोकिंग की कंडीशन है। अब इसमें होगा क्या, अगर कोई खाना खा रहे हैं तो कोई खाने का कोई लुकमा वगैरह अगर वो लैरिंग्स की कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन करवा दे, और लैरिंग्स की ऑब्स्ट्रक्शन करवा दे, तो लैरिंग्स में कुछ नर्व्स होती है, सेंसरी नर्व जो वेगस होती है, उनकी इतनी ज़्यादा स्टिमुलेशन हो जाएगी, इतनी ज़्यादा स्टिमुलेशन हो जाएगी कि वो हार्ट रेट को बहुत ब्लॉक कर देगी। आपको ब्रेडिकार्डिया की वजह से हार्ट अटैक वगैरह या दूसरी चीज़ें देखने को मिल सकती है। इसको बोलते हैं कैफिक्रोनरी, ठीक हो गया। ओके, इसका कॉज क्या हो सकता है कि या तो गैग रिफ्लेक्स सप्रेस हो गया है, ठीक है, यानी जो वॉमिटिंग वाला रिफ्लेक्स होता है, गैग रिफ्लेक्स सप्रेस हो गया है, कि अगर अल्कोहल की इंटॉक्सिकेशन है, या ट्रैंक्विलाइजर ज़्यादा ले लिया है, या फिर रिफ्लेक्स कार्डिक, वही अरेस्ट जो मैंने मैकेनिज्म बताया था लैरिंजियल नर्व एंडिंग का, क्योंकि वहाँ पे भी वेगस सप्लाई करता है लैरिंग्स को। ओके, तो हमने चॉकिंग को और सफोकेशन को पढ़ लिया है। अब नेक्स्ट जो होगा वो स्ट्रैंगुलेशन है। स्ट्रैंगुलेशन में मज़ीद 4 टाइप्स है, जरोटिंग, थ्रॉटलिंग, मगिंग, पेंस डोला। इसके बाद हैंगिंग आ जाता है,
हैंगिंग है और फिर केमिकल एस्फिक्सिया है, टॉक्सिक एस्फिक्सिया है, इसके बाद डिफरेंस आ जाती है, ड्रोनिंग वगैरह को। ड्रोनिंग को तो हम सेपरेट वीडियो से कवर करेंगे। ये इस वीडियो का पार्ट 1 है। मैं कोशिश करूँगा पार्ट 2 भी शायद, लेकिन बहुत मुश्किल है आज अपलोड करना क्योंकि मेरा गला फुल बंद हो चुका है। तो पार्ट 1 तो ये हो गया, पार्ट 2 शायद कल आ जाए या शायद आज भी आ जाए, अल्लाह जाने। तब तक आपने वीडियो को लाइक कर देना, चैनल बनाएगा तो सब्सक्राइब भी कर देना।